ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फॉर्च्यून टेलर एक छोटी सी बच्ची का जेट पेंडेंट देखते हुए उसे बता रहा होता है कि जब वो बड़ी होगी तो वो बहुत ही अमीर होने वाली है और बहुत ही किस्मत वाली होने वाली है। फिर इसी के साथ ही कहानी कुछ साल आगे चली जाती है और हम इस ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम फूशियन है। फॉर्च्यून टेलर उसे बताता है कि उसने 18 साल पहले इस जेट पेंडेंट को एक बच्ची के पास देखा था और वो यहाँ पास के विलेज में रहती है। ऐसा बोलकर ये इसे फोटोज दिखाता है और फूशियन जेट पेंडेंट चेक करते हुए सोचता है कि लगता है ये सच में शाओ है, क्योंकि इसके पास जेट पेंडेंट भी है और इसके बैक पर बटरफ्लाई का टैटू भी है। फिर ये अपने दोनों भाइयों को भी कॉल करके इस बारे में बता देता है कि इन लोग की निस मिल गई है और फिर ये तीनों मिलकर शाओ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ विलेज में बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन हो रहा होता है क्योंकि एक लेडी का बेटा अब बहुत ही ज्यादा रिच हो चुका होता है और वो लोग अब शहर में रहने के लिए जा रहे होते हैं। और ये लेडी यहाँ पर सभी को बता रही होती है कि अब वो रिच हो गई है तो यहाँ पर कभी कभी इन लोगों से मिलने आया करेंगी। फिर हम इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जो कि कपड़े धो रही होती है। तभी यहाँ पर एक लड़की उसे इस बारे में बताती है कि उसका हस्बैंड जीहाओ की कार यहाँ पर आ गई है तो उसे भी अब उससे मिलने जाना चाहिए अपना काम छोड़कर। शाओ बहुत ही हैप्पी हो जाती है, सोचती है कि जो फॉर्च्यून टेलर ने उसे बचपन में बताया था वो अब सच होने वाला है और वो सच में अब अमीर होगी और उसकी किस्मत बदल गई। शाओ बहुत ही खुश होकर जीहाओ से मिलने के लिए बाहर जाती है तो इसकी मदर इन लॉ इसे देखते के साथ ही चिल्लाने लगती है कि आज मेरे बेटे का इतना स्पेशल दिन है, वो वापस आ रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी वजह से हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो शाओ कहती है कि मॉम मेरा हस्बैंड वापस आ रहा है तो क्या मैं उसका वेलकम करने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। तो इसकी मदर इन लॉ कहती है कि मेरा बेटा जीहाओ अब शिनचेन कंपनी में एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहा है और अब उसके और तुम्हारे बीच में बहुत बड़े लेवल का डिफरेंस हो चुका है और मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से सिर्फ इसीलिए करी थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी देंगे पर उन लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए ये लो अब इस पे साइन करो और मेरे बेटे को डिवोर्स दो। शाओ ये देखकर शॉक होती है और कहती है कि मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने इतने टाइम से पैसे कमाकर आपके बेटे की स्टडीज में लगाई हूँ तब जाकर आज वो इस पोजीशन पर है। फिर यहाँ पर बाकी लोग भी शाओ का साथ देते हुए उसकी मदर इन लॉ से कहने लगते हैं कि हाँ शाओ ने काफ़ी सारे पैसे लगाए है जीहाओ की स्टडीज में और घर पर भी ताकि वो उसे इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकती है। तो शाओ की मदर इन लॉ सभी को चिल्लाकर उन्हें चुप रहने के लिए कहती है कि अगर वो लोग इनके अगेंस्ट जाएंगे तो ये उनकी कभी हेल्प नहीं करेंगी। तो सभी लोग चुप हो जाते हैं और फिर ये शाओ को भी चिल्लाती है कि मेरे बेटे के पास आज जो भी है वो सब उसके अपने दम पर है, तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो शाओ भी चिल्लाकर कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि जीहाओ मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता है और वो जब तक मुझसे खुद से आकर नहीं बोलेगा मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगी। तो इसकी मदर इन लॉ इसे मारने लगती है, कहती है कि मैं देखती हूँ कि तुम यहाँ से कैसे नहीं जाती। और शाओ अपने मन में सोचती है कि जीहाओ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना, क्योंकि हम दोनों तो 5 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर फिर इसकी मदर इन लॉ तो डंडे से इसे मारने लग जाती है और शाओ बेचारी सोच रही होती है कि जीहाओ कहाँ पर है। तभी इतने में यहाँ पर कार आके रुकती है और जीहाओ उसमें से निकलकर जल्दी से शाओ के पास आता है, उसे उठाता है। तो शाओ तो इसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम कह रही है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो, प्लीज़ उन्हें बता दो कि ये बात बिल्कुल सच नहीं है। तो जीहाओ कहता है कि मेरे सभी कलीग्स की वाइफ का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और तुम्हारे और मेरे बीच में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो शाओ से कहती है कि क्या तुम भूल गए कि तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिला था। जीहाओ कहता है कि मुझे याद है, देखो तुम समझ लो कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो इसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख कंपेंसेशन देने के लिए तैयार हूँ। तो शाओ कहती है कि सिर्फ 1 लाख। तभी कार में से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम लिन है। वो जीहाओ से कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम ये सब जल्दी सॉल्व कर लोगे, लेकिन तुम्हें कितना टाइम लग गया। ऐसा बोलते हुए ये जीहाओ का हाथ पकड़ रही होती है। तो शाओ ये देखकर अपसेट हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम दोनों के बीच ये क्या चल रहा है। तो ये कहती है कि सिस्टर तुम्हें बस मेरे मॉम डैड ने अडॉप्ट किया था, तो तुम कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे और मेरे बीच में कंपैरिजन हो सकता है। आखिर मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी तो सिर्फ मुझे मिलेगी ना, और अब वो मेरी और जीहाओ की प्रॉपर्टीज है। तो शाओ कहती है कि मुझे पता है कि डैड की वसीयत को तुमने चेंज करी हो। तो लिन कहती है कि हाँ मैंने चेंज करी हूँ, लेकिन इसका तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। फिर जीहाओ की मॉम यहाँ लिन के पास आकर उसकी साइड ले रही होती है और हमें पता चलता है कि ये लोग मिले हुए हैं। फिर जीहाओ भी शाओ से कहता है कि जल्द से जल्द इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो, नहीं तो मैं जो तुम्हें 1 लाख कंपेंसेशन में दे रहा हूँ ना वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो शाओ कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस कर दी ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, और आज जब तुम्हें इतनी सक्सेस मिल गई है तो तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे। तो जीहाओ इसे ढकेल देता है और तभी शाओ का जेट पेंडेंट नीचे गिर जाता है। जीहाओ इसे चिल्लाता है
कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, अब मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरा पीछे छोड़ दो। फिर इसकी सिस्टर लिली इसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम तो बड़ी होकर बड़ी किस्मत वाली बनने वाली थी, लेकिन देखो आज तुम्हारा क्या हाल हो गया है, तुम तो मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। और हाँ ये देखो, मैं तुम्हें अपनी रिंग दिखाना तो भूल गई, ये जिहाओ ने मेरे लिए खरीदा है और ये बहुत महंगी है। तो ये रिंग देखकर शाओ फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाते हैं कैसे जिहाओ इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसने इसे प्रॉमिस किया था कि जब एक दिन उसे सक्सेस मिलेगी तो ये दोनों एक बड़ा घर लेंगे और साथ में हैप्पीली रहेंगे। फिर शाओ ये सब याद करके रोते हुए डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देती है और फिर इसे जिहाओ को देते हुए कहती है कि मैं बहुत बड़ी ब्लाइंड थी जो मैंने तुम पर यकीन की और अब से हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा बोलकर शाओ यहाँ से चली जाती है और वो अपना जेड पेंडेंट यहीं पर ही भूल गई थी तो लेनी से उठा लेती है और बहुत ही खुश होकर जल्दी से इसे अपने पर्स में रख लेती है। और फिर वो इस विलेज को देखते हुए बुराई करती है कि ये जगह कितनी गंदी और बेकार है। जिहाओ, हमें तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है तो हमें एक बहुत ही महंगे होटल में करना चाहिए और वहाँ पर हम पार्टी करेंगे। दूसरी तरफ शाओ यहाँ से अपसेट होकर जा रही होती है, तभी बीच रास्ते में इसे जिहाओ की सिस्टर मिल जाती है और वो इसे देखते हुए कहती है कि अरे ये तो मेरी सिस्टर इन लॉ है, क्या हुआ मेरे भाई ने वापस आते के साथ ही तुम्हें घर से निकाल दिया। शाओ यहाँ से जाने को करती है तो यूनी से जाने नहीं देती और अपने दोनों फ्रेंड से बताने लगती है कि ये देखो ये मेरी सिस्टर इन लॉ है जिसने 4 साल से मेरे भाई से शादी की, लेकिन आज तक मेरे भाई ने इसे कभी टच नहीं किया, तो क्या तुम दोनों इसे टेस्ट करना चाहोगे। तो ये लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और अट्रैक्टिव है। तो शाओ इन लोग को चिल्लाती है और यहाँ से हटने के लिए कहती है। तो यून कहती है कि क्या पता तुम मेरे घर से कुछ चुरा के लेके जा रही होंगी तो ये चेक करना जरूरी है। और ये अपने दोनों फ्रेंड से कहती है कि इसकी कपड़े निकाल कर चेक करो। तभी हम देखते हैं कि फूशन अपनी कार से यहीं से ही जा रहा होता है और शाओ का ये लोग मुंह बंद कर देते हैं ताकि उसकी आवाज़ उस तक ना जाए। और फूशन तो शाओ के बचपन की फोटोज देखने में लगा होता है उसे ढूंढने के लिए और तभी अचानक से उसकी नज़र मिरर पे जाती है और वो शाओ को देख लेता है और अपने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है और फिर वो जल्दी से अपने भाइयों के साथ मिलकर शाओ को बचाने के लिए निकलता है। और यहाँ पर शाओ इन गुंडों को स्लैप मारती है और बचने की कोशिश करती है पर ये लोग इसे जाने नहीं देते और उसका कपड़ा फाड़ने लगते हैं। और तभी फूशन इसका बटरफ्लाई टैटू देख लेता है और जल्दी से बचाने के लिए उसके पास जाता है और उस बंदे को एक पंच मारता है और फिर उसके गार्ड्स इन लोग को पकड़ लेते हैं। और फूशन शाओ को देखते हुए अपना बचपन याद करता है। शाओ जब छोटी थी तब वो इसे इस बारे में पूछती थी कि आखिर उसके बैक पर बटरफ्लाई टैटू क्यों बना हुआ है, तो फूशन ने उसे बताया था क्योंकि वो बटरफ्लाई फेरी है इसलिए। अब ये याद करके फूशन बहुत ही खुश होता है और जल्दी से शाओ को अपना कोट पहना देता है और उसे कहता है कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो। तो शाओ से कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। और फिर वो इन गुंडों को चिल्ला कर कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई शाओ को टच करने की। और वो इन लोग को मार कर यहाँ से गुस्से में जाने के लिए कहता है। ये सभी भाग जाते हैं। फिर शाओ इन सभी को थैंक यू कहती है और पूछती है कि वैसे आप लोग हैं कौन। तो फूशन का बड़ा भाई हान शाओ को बताता है कि तुम हमारी फैमिली की वारिस हो और हम तीनों तुम्हारे अंकल्स हैं। फिर यहाँ पर गार्ड शाओ को वेलकम करने लगते हैं तो शाओ तो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और हम देखते हैं कि जिहाओ की सिस्टर यून भी इन लोग को छुप कर देख रही होती है और वो भी शॉक होती है। पर फिर शाओ इन लोगों से कहती है कि मैं तो आप लोग को नहीं जानती हूँ और मेरा नाम भी शाओ नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी बैक पर बटरफ्लाई वाला टैटू है जो कि सिर्फ हमारी शाओ के पास था। पर तभी अस्टिन कहता है कि ये कंफर्म करने के लिए कि ये वारिस है कि नहीं, इसके पास जेड पेंडेंट होना चाहिए जिसके ऊपर रेड कलर का ड्रैगन बना हो। तो शाओ कहती है कि मेरे पास रेड कलर का जेड पेंडेंट है। तो ये लोग पूछते हैं कि पेंडेंट कहाँ पर है, तो शाओ कहती है कि मेरे गले में। पर तभी वो देखती है कि यहाँ पर तो नहीं है। हमें दिखाते हैं कि जब वो नीचे गिर गई थी तभी उसका जेड पेंडेंट वहाँ पे गिर गया था पर शाओ को याद ही नहीं होता। वो कहती है कि कहीं गुम हो गया है। फिर अस्टिन कहने लगता है कि अगर इसके पास जेड पेंडेंट नहीं है तो जरूर ये शाओ नहीं होगी। फिर फूशन का छोटा भाई भी कहने लगता है कि भाई कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो शाओ कहती है कि जरूर ये गलतफहमी ही होगी क्योंकि मैं इतनी लकी कहाँ हो सकती हूँ कि मेरे साथ इतनी अच्छी चीज हो। ऐसा बोलकर यहाँ से जाने लगती है। तो फूशन का बड़ा भाई हानि से रोकता है और कहता है कि लेकिन तुम्हारे पास भी बटरफ्लाई वाला बर्थमार्क है जो हमारी नीस शाओ के ऊपर था, इसलिए अगर कभी तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ो और तुम्हें हमारी जरूरत हो तो तुम हमें कांटेक्ट कर सकती हो। ऐसा बोलते हुए ये लोग इसे अपना कार्ड दे देते हैं और फूशन इसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। तभी अस्टिन को कोई मैसेज आता है और वो इन लोग को बताता है कि बॉस मुझे जेड पेंडेंट का लोकेशन मिल गया है। यहाँ के पास के होटल में एक सेलिब्रेशन पार्टी चल रही है और वहीं पे ही वो जेड पेंडेंट वाली
वाली लड़की है। फिर ये सब भी यहाँ से चले जाते हैं और यून भी ये सब सुनने के बाद यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिहाओ की मॉम यहाँ पर लिन के साथ मिलकर पार्टी मना रही होती है और सभी गेस्ट से कह रही होती है कि अब हम कितने लकी हो गए, हमने अपनी मुसीबत को भी रास्ते से हटा दिए और हमें एक बड़ा सा घर भी मिल गया। तभी यून यहाँ पहुँच जाती है और जिहाओ से कहती है कि भाई आपको पता है शाओ ने आपको चीट करी है और उसने 3 रिच बंदे फंसाई हुई है जिन लोगों ने मुझे बुली करे। ये सुनकर जिहाओ को गुस्सा आता है और वो कहता है कि कितनी चालाक लड़की है और अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुम उन तीनों को जानती हो। यून कहती है कि मैं उनमें से सिर्फ एक को जानती हूँ जो कि एक एक्टर है और वो लोग कह रहे थे कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली की वारिस को ढूंढने आए और वो लोग कह रहे थे कि उस लड़की के पास ड्रैगन वाला जेट पेंडेंट होगा। तभी इतने में लिन वो जेट पेंडेंट निकाल कर देख ही रही होती है कि उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि फू फैमिली के लोग उससे मिलने यहाँ पर आ रहे हैं। तभी जिहाओ की मॉम लिन के पास ये जेट पेंडेंट देख लेती है और कहती है कि ये तो वही जेट पेंडेंट है जिसे फू फैमिली ढूंढ रहे हैं, तो लगता है तुम ही फू फैमिली की वारिस होंगी। फिर जिहाओ और उसकी मॉम तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अगर सच में लिन फू फैमिली से होगी तो ये लोग कितने ज़्यादा लकी हो जाएंगे। फिर लिन भी बड़ी खुश हो जाती है कि इस जेट पेंडेंट से मेरा कितना बड़ा फ़ायदा हो गया है। तभी हम देखते हैं कि शाओ भी यहाँ पार्टी में पहुँच जाती है और वो सोचती है कि इस कार्ड में 1 मिलियन है तो आखिर मैं ऐसे कैसे दूसरे का पैसा फ्री में ले सकती हूँ। और वो लोग कह रहे थे कि वो लोग यही होटल आ रहे हैं तो मुझे उन लोगों को ढूंढ के वापस करना होगा। अभी इतने में यून शाओ को देख लेती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। शाओ को भी इन लोगों को देखकर अच्छा नहीं लगता है और जिहाओ की मॉम से चिल्लाने लगती है कि निकल जाओ यहाँ से, हमारी फैमिली का इतना अच्छा टाइम मत खराब करो। फिर यून शाओ को इस बारे में बताने लगती है कि क्या तुम्हें पता चला कि लिन फू फैमिली की वारिस बनने वाली है। तो शाओ कहती है कि अच्छा तो वो लोग जिस वारिस को ढूंढ रहे थे वो ये लिन है। लिन कहती है कि अगर मैं नहीं होंगी तो क्या तुम होंगी। तो शाओ कहती है कि तुम्हें तो वैसे भी डैड का पैसा मिल चुका है ना, वो भी पूरे 10 मिलियन। तो लिन कहती है कि वो थोड़े से पैसे मेरे किसी काम के नहीं है और अब तो मैं तो इतने रिच फू फैमिली की वारिस बनने जा रही हूँ और अब मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। शाओ से चिल्लाती है कि तुम कितनी शेमलेस हो जो ऐसी बातें कर रही हो। तो यूनी से ढकेल देती है और कहती है कि शेमलेस तो तुम हो। तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि फू फैमिली के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। फिर फूशन और उसके भाई यहाँ पर एंट्री मारते हैं और सभी लोग इन लोगों को देखते रह जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा हैंडसम है। जिहाओ फूशन के दोनों सिक्योरिटी गार्ड को सामने से हटने के लिए कहता है और उन लोगों से बहुत ही रूडली ट्रीट करता है और इन लोगों को हेलो कहने लगता है और बताने लगता है कि मैं शिंगचंग ग्रुप कंपनी का एग्जीक्यूटिव हूँ। और इन लोगों को तो बहुत ही गुस्सा आती है और ये लोग इससे हटने के लिए कहते हैं। तो जिहाओ कहता है कि मिस्टर फू अब हम फैमिली बनने वाले हैं तो आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। तो फूशिन कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारी फैमिली का हमारी फैमिली के साथ कंपटीशन हो सकता है। तो फिर जिहाओ इन लोगों से माफी मांगता है और उसकी सिस्टर यून भी इन लोग से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था आप लोग के बारे में। तब यहाँ पर फूशिन शाओ को देख लेता है तो शाओ इसे इसका कार्ड वापस करने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ पर आपको आपका कार्ड और आपके कपड़े वापस करने आई थी। तो फूशिन अपना कोट ले लेता है और शाओ से कहता है कि कार्ड तुम अपने पास रखो। तभी यूनी से दूर करने लगती है और कहती है कि तुम फिर यहाँ पर आकर हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही हो। इतने सालों से हमारे घर पे पड़ी थी और हमने तुम्हें कितनी मुश्किलों से निकाला है। और फूशन से कहने लगती है कि आप लोग इस लड़की की बातों में मत आना, जो भी इस लड़की के साथ इन्वॉल्व होता है वो बहुत ही अनलकी हो जाता है। तो फूशन कहता है कि अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना होगा। तो जिहाओ कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग यहाँ पर अपनी फैमिली की वारिस को ढूंढने आए ना, तो मैं बताता हूँ कि वो कहाँ पर है। और फिर ये लिन को इशारा करता है और उसे पकड़कर इन लोग के सामने कर देता है। फिर लिन इन लोग को बताने लगती है कि ब्रदर्स मैं ही आपकी फैमिली की वारिस हूँ। ऐसा बोलते हुए इन लोग के पास इन लोग को हक करने जा रही होती है पर फूशन सामने से हट जाता है। तो फूशन कहती है कि अच्छा तो तुम हमें ब्रदर्स कह रही हो, लेकिन हम लोग तो फू फैमिली की वारिस के अंकल्स हैं, तुम्हें तो ये तक नहीं पता और तुम चली हो एक्टिंग करने के लिए। तो अस्टिन कहने लगता है कि प्रेसिडेंट की डॉटर बचपन में ही गुम गई थी तो जरूरी थोड़ी ना है कि उन्हें बचपन की चीजें याद होंगी। तो लिन कहती है कि सही कहा, मैं भूल गई थी अंकल, प्लीज सॉरी। फिर फूशन कहता है कि ठीक है फिर अपने कपड़े उतारो, हमें देखना है कि तुम्हारे बैग पे बटरफ्लाई वाला बर्थ मार्क है कि नहीं। ये सुनकर लिन सोचती है कि बटरफ्लाई वाला बर्थ मार्क तो शाओ के बैग पर है और मेरे पास तो ऐसा कोई बर्थ मार्क नहीं है। फिर वो इन लोगों से कहती है कि इतने सारे लोगों के सामने कपड़े उतारना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ मेरे पास वो जेट पेंडेंट है जिससे आप लोग ढूंढ रहे हैं। और फिर ये जल्दी से अपने पर्स में से इन लोगों को जेट पेंडेंट निकाल कर दिखाती है। फिर फूशन जेट पेंडेंट को देखते ही पहचान जाता
है कि ये तो सच में शाओ का जेड पेंडेंट है। फिर ये लोग सोचने लग जाते हैं कि क्या यही हमारी शाओ है। लिन तो खुश जाती है कि अब ये लोग फूल बन चुके हैं। तभी शाओ अपना जेड पेंडेंट देख लेती है और इन लोगों से कहती है कि ये जेड पेंडेंट मेरा है। तो लिन से चिल्लाती है कि ये पेंडेंट मेरा है, तुम इसे अपना कैसे कह सकती हो। तो शाओ कहती है कि जेड पेंडेंट बचपन से ही मेरे पास था, लाओ इसे मुझे वापस करो। पर फुशियन इसे नहीं देता है और फिर लिन शाओ को चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरी आइडेंटिटी मुझसे छीनना चाहती हो। जब तुम्हें पता लग गया है कि मैं फू फैमिली की वारिस बनने वाली हूँ, इसलिए ना सच में तुम कितनी ज्यादा चालाक हो। फिर यहाँ पर फुशियन का असिस्टेंट शाओ से इस बारे में पूछने लगता है कि अगर ये जेड पेंडेंट तुम्हारा है तो तुम बताओ कि तुम इसे कैसे प्रूफ करोगी। फिर शाओ कुछ कह नहीं पाती तो जीहाओ की मम्मी से चिल्लाती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना, तो निकलो यहाँ से। वैसे भी तुम्हारे गरीब चेहरे को देखकर ही पता लग रहा है कि ये जेड पेंडेंट तुम्हारा नहीं है। फिर यून भी कहने लगती है कि हाँ, ये जेड पेंडेंट लिन का है। फिर लिन फुशियन को मनाने लगती है कि अंकल मैं ही आप लोगों की शाओ हूँ जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं और मैं ही फू फैमिली की वारिस हूँ। जीहाओ और उसकी मॉम भी लिन का साथ दे रहे होते हैं। तो फुशियन लिन से कहता है कि अगर तुम सच में हमारी फू फैमिली की वारिस हो तो तुम्हें ये प्रूफ करना होगा, तुम्हें इस जेड पेंडेंट पर अपना खून गिराना होगा और अगर इससे ड्रैगन फोएनिक्स बनता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि तुम सच में शाओ हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा और फिर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर लिन तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि अब वो गई। फिर फुशियन इसका हाथ थोड़ा सा कट करके जेड पेंडेंट पे इसका खून गिराता है और फिर जेड पेंडेंट में से कुछ मैजिकल निकलता है और ड्रैगन फेनिक्स बन के सभी को दिख रहा होता है। सभी लोग तो बहुत ही शौक रह जाते हैं कि यही सच में फू फैमिली की वारिस है और लिन समझ जाती है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शाओ ने इसे ब्लड डोनेट कर चुकी है, तो ये उसके खून की वजह से हुआ। पर वो यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहती है कि देखा, ये प्रूव हो गया कि मैं ही फू फैमिली की वारिस हूँ। फिर शाओ कहती है कि लेकिन ये जेड पेंडेंट तो सच में मेरा है और बचपन से ये मेरे साथ था, तो जरूर मेरी फैमिली का होगा। और फिर ये फुशियन से कहती है कि क्या आप लोग मुझे भी एक बार ट्राई करने के लिए देंगे। तो जीहाओ की सिस्टर यूनी से कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़की सोच भी कैसे सकती है कि तुम फू फैमिली की वारिस बनोगी। तो फुशियन से चिल्लाता है और कहता है कि हमारी फू फैमिली कभी भी अमीर और गरीब में फर्क नहीं करते। फिर फुशियन शाओ को ट्राई करने के लिए देता है और जैसे ही शाओ इस जेड पेंडेंट पे अपना खून गिराती है तभी अचानक से बिजली गिरती है और ये जेड पेंडेंट टूट जाता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और जीहाओ की मॉम शाओ से कहने लगती है कि देखो तुम कितनी अनलकी हो कि गॉड भी तुम्हें पनिशमेंट दे रहे हैं। फिर शाओ को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका इतना कीमती जेड ऐसे कैसे टूट गया। वो सोचती है कि उसने कभी इसका यूज करके फायदा उठाने का नहीं सोची थी। फिर जीहाओ और उसकी सिस्टर यून को बहुत कुछ सुनाने लगते हैं और तभी यून का हाथ जैसे ही जेड पे पड़ता है तो वो जेड मैजिक से खुद ही से ठीक हो जाता है और फिर 2 ड्रैगन फेनिक्स बनकर सभी को नजर आ रहे होते हैं। ये देखकर सभी शॉक रह जाते हैं और फिर फुशियन के भाई भी समझ जाते हैं कि यानी ये वाली हमारी असली शाओ है। फिर ये लोग यहाँ से लिन को जाने के लिए कह रहे होते हैं कि वो यहाँ पर बस फेक एक्टिंग कर रही है और ये लोग जीहाओ और उसकी मॉम को भी यहाँ से निकालने का कहते हैं। तो जीहाओ की मॉम कहती है कि ये असली नहीं हो सकता, वैसे भी जेड पेंडेंट के ऊपर पहले लिन का खून पड़ा था तो जरूर ये सब उसकी वजह से हुआ है, ना कि शाओ की वजह से। फिर जीहाओ और लिन भी कहने लगते हैं कि ये सब लिन के खून की वजह से हुआ है, ना कि शाओ के। पर फिर फुशियन सभी से कहता है कि इस जेड पेंडेंट से ट्विन फोएनिक्स बनने थे और लिन का सिर्फ एक ही फोएनिक्स बना था, इसलिए ये प्रूव ही नहीं होता कि वो इन लोग की सच में वारिस है। फिर फुशियन का बड़ा भाई हान कहता है कि ये तो तय है कि तुम दोनों में से एक रियल है और एक फेक है। तो लिन कहती है कि अंकल, पहले मैंने अपनी आइडेंटिटी का सभी को प्रूफ दिखाई थी तो असली वाली मैं ही हूँ। फिर जीहाओ भी उसका साथ देते हुए ये शाओ के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि ये जरूर बस एक रिच फैमिली की आइडेंटिटी पाने के लिए यहाँ पर एक्टिंग कर रही है। तो शाओ से कहती है कि आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारे सेक्रीफाइस करी, तुम्हारे स्टडी के लिए मैंने जॉब की और तुम्हारी फैमिली पे इतने पैसे खर्च करी, तो आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं किसी की आइडेंटिटी लेने की कोशिश करूंगी। तो जीहाओ इसे चिल्लाता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। ऐसा बोलकर ये इसे स्लैप लगाने जाता है पर तभी फुशियन इसे रोक लेता है और इसे चिल्ला के दूर पुश करता है। फिर लिन शाओ से कहने लग जाती है कि अगर तुम सभी को इस बारे में बता दोगी कि तुम बस मुझसे जेलस होकर मेरी आइडेंटिटी लेने की कोशिश कर रही थी तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, और अगर नील डाउन होकर तुमने माफी मांग ली तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। फिर जीहाओ की मॉम भी शाओ से कहती है कि अभी इसी वक्त लिन से माफी मांगो। तो शाओ तो हंसने लग जाती है और लिन से कहती है कि अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि लिन सच में फू फैमिली की वारिस है, तो आखिर ये कैसे कह सकती है कि मैं फेक हूँ। तो जीहाओ और उसकी मॉम कहते हैं कि यहाँ पर सभी को दिख रहा है कि फेक कौन है और तुम बस किसी और की चीज लेने की कोशिश कर रही हो जिस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता।
तो शाओ यहाँ पर जिहाओ को चिल्लाती है कि आखिर वो इस तरीके से लिन की कैसे साइड ले सकता है और उसके अगेंस्ट कैसे बोल सकता है। तो जिहाओ शाओ के सामने लिन की तारीफ करता है और उसे कहता है कि तुम इस लायक नहीं कि लिन के साथ तुम्हारा कंपैरिजन हो। तो फुशियन जिहाओ को स्लैप लगाता है और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है और फिर वो शाओ और लिन से कहता है कि अब दोनों में से ही ये प्रूव नहीं हो पा रहा है कि असली फू फैमिली की वारिस कौन है। फिर ये तीनों भाई सोचने लग जाते हैं कि ये पता करने के लिए क्या करना चाहिए। तभी फुशियन के बड़े भाई हान के पास एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हमारी सिस्टर ने एक लॉकर छोड़ कर गई है जो कि सिर्फ उनकी बेटी ही खोल सकती है, तो जरूर दोनों में से एक का हाथ लगते ही वो लॉकर खुल जाएगा और फिर सभी को पता लग जाएगा कि असली शाओ कौन है। और फिर लॉकर यहाँ पे ले आया जाता है तो बहुत ही डर रही होती है कि अब वो क्या करने वाली है। और फुशियन का भाई हानो से कहता है कि जिसका भी झूठ पकड़ा जाएगा वो बचेगा नहीं। और वो पूछते हैं कि आखिर दोनों में से कौन है जो सबसे पहले आके ट्राई करे। फिर शाओ यहाँ लिन से कहती है कि तुम तो सच में फू फैमिली की वारिस अपने आप को कह रही हो ना, तो क्यों ना तुम ही पहले ट्राई करो, तुम्हें तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। तो जिहाओ शाओ को चिल्लाता है और कहता है कि लिन बिल्कुल भी डर नहीं रही है। फिर इसके बाद लिन इस ट्रेजर बॉक्स के ऊपर अपना हाथ रखने जाती है पर वो लॉक नहीं खुलता, तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं। पर फिर भी ये और इस जिहाओ और उसकी मॉम उसी की साइड ले रहे होते हैं और ये लोग शाओ से कहते हैं कि उसने भी ट्राई थोड़ी ना करी है, तो ये प्रूव नहीं होता कि वो असली वाली है। फिर फुशियन और उसका भाई हान शाओ को बुलाते हैं और उसे ट्राई करने का कहते हैं। फिर जब शाओ भी इस पे अपना हाथ रखती है तो वो लॉक नहीं खुलता है। तो लिन और जिहाओ और ये सभी कहने लग जाते हैं कि देखा शाओ सच में फू फैमिली की वारिस है ही नहीं और वो सिर्फ लिन है। फिर शाओ भी समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। वो इन लोगों से कहती है कि क्या मैं एक और बार ट्राई कर सकती हूँ, मुझे अपना लेफ्ट हैंड ट्राई करना है। जिहाओ और लिन इसके लिए नहीं मान रहे होते हैं पर तभी फुशियन मान जाता है और शाओ को ट्राई करने का मौका दे देता है। फिर शाओ जैसे ही अपना लेफ्ट वाला हाथ रखती है तो ये लॉकर खुल जाता है और फिर फुशियन और उसके भाई बहुत ही खुश हो जाते हैं कि यही सच में हमारी शाओ है, क्योंकि इसने लॉक भी खोल ली और इसके पास बटरफ्लाई वाला वो टैटू भी है। ये लोग शाओ से कहते हैं कि तुम ही हमारी नीस हो और हम अंकल्स तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहे थे, क्या तुम्हें पता भी है। तो शाओ सोचती है कि इतने यंग लोगों से निस कह रहे तो उसे कितना अजीब लग रहा है और वो बहुत ही स्माइल कर रही होती है। फिर फुशियन यहाँ शाओ की चोट पर पट्टी लगाने लग जाता है तो वो इसे थैंक यू अंकल कहती है। पर जिहाओ और लिन ये सभी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते और इन लोगों से कहते हैं कि शाओ असली हो ही नहीं सकती। तभी इतने में जो लॉकर होता है वो फट जाता है और ये सभी शॉक रह जाते हैं। लिन तो बहुत ही खुश हो जाती है कि अब उसे शाओ को झूठा ठहराने का एक और मौका मिल गया। फिर ये लोग वापस से इन लोग को यकीन दिलाते हैं कि शाओ सच में असली वाली नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। अब तभी ये लोग देखते हैं कि लॉकर के बॉक्स में शाओ की बचपन की चीजें रखी होती है जिसमें बहुत सारे मेडल्स होते हैं जो उसने अपने डांस कंपटीशन में जीती थी। फिर शाओ के तीनों अंकल को याद आता है कि शाओ बचपन में ही बहुत ही टैलेंटेड डांसर थी और उसे डांस उसकी मॉम सिखाया करती थी जो कि इन लोग की सिस्टर है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि शाओ और लिन के बीच में डांस कंपटीशन होगा ताकि ये प्रूफ हो सके कि आखिर दोनों में से असली वाली शाओ कौन है। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि डांस कंपटीशन 7 दिन बाद होगा, तो इन लोग के पास 7 दिन प्रैक्टिस के लिए। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की प्रैक्टिस चालू हो जाती है और एक डांस ट्रेनर इन लोग को ट्रेनिंग देने के लिए आती है। शाओ ठीक से डांस नहीं कर पा रही होती है तो लिन इसे देखकर खुश होती है कि ये मेरे आगे ये कंपटीशन नहीं जीत सकती। पर शाओ तो अपनी मेहनत पे लग जाती है और उसे याद भी आ रहा होता है कि कैसे उसकी मॉम बचपन में उसे डांस सिखाया करती थी। फिर वो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करने लगती है और अच्छा डांस करने लग जाती है। फिर लिन ये देख के डर जाती है कि ऐसे तो वो कंपटीशन हार जाएगी। फिर लिन और जिहाओ मिलकर यहाँ की सीसीटीवी बंद कर देते हैं और फिर ये लोग शाओ को पकड़कर उसके पैर में चोट पहुंचा देते हैं ताकि ये ठीक से डांस ना कर पाए। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिन डांस कंपटीशन के लिए पहुंच जाती है और अपना डांस स्टार्ट करती है। और फिर लिन के डांस के बाद शाओ की बारी होती है और उसका नाम स्टेज पर अनाउंस होता है पर वो यहाँ पर आती ही नहीं। तो यहाँ पर सभी लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं कि वो अगर ऐसे आएगी नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। लिन तो बहुत ही खुश हो जाती है कि अब वो उसके रास्ते से हट गई है। और फिर होस्ट शाओ को डिस्क्वालीफाई करने जा रहा होता है कंपटीशन से और यहाँ पर फुशियन उसके लिए परेशान होने लगता है कि वो यहाँ पर ऐसे कैसे नहीं आ रही है। पर तभी अचानक से शाओ स्टेज पर आ जाती है और वो सभी को सॉरी कहती है लेट आने के लिए। इसे देखकर लिन और जिहाओ तो परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे आ गई। फिर जैसे ही शाओ अपना डांस शुरू करती है तो वो पैर की दर्द की वजह से कोई भी स्टेप ठीक से नहीं कर पाती और ये ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता कि वो कैसा डांस कर रही है। तो कुछ ऑडियंस तो यहाँ से उठकर जाने लगते हैं। पर तभी इतने में शाओ की मॉम यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ आ जाती है। फुशियन और उसके भाई शाओ की मॉम को सिस्टर कहते हुए हेलो कहते हैं और शाओ की मॉम यहाँ पर आकर अपने ब्रदर से कहती है कि आखिर वो लोग उन्हें क्यों नहीं बताया कि उन्हें शाओ मिल गई है। ये कहती है कि अब मैं खुद जज करके
पता लगाऊंगी कि मेरी बेटी कौन सी है, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं पता लगा सकता। शाओ तो अपनी मॉम को देखकर बचपन याद करने लगती है और वो भी समझ जाती है कि ये सच में उसकी मॉम है। वो सोचती है कि अब वो बहुत ही अच्छा डांस करेगी और अपनी मॉम को निराश नहीं करेगी। फिर अपनी मॉम को देखते हुए शाओ बहुत ही अच्छे से डांस करना शुरू कर देती है। तो ये देखकर लिन डर जाती है कि अब तो वो कंपटीशन हार जाएगी। फिर वो जीहाओ को इशारा करती है कि वो उसकी हेल्प करे। तो वो कहता है कि अच्छा हुआ, मैंने पहले से प्लानिंग करके रखा था। फिर ये स्टेज पर जाकर चुपके से शाओ के पास टूटे हुए कांच फेंक देता है। शाओ ये कांच देख लेती है, पर फिर भी वो अपना डांस अच्छे से करने की कोशिश करती है और ये कांच उसके पैर में छुप भी रहे होते हैं, पर वो फिर भी अच्छे से जंप करके अपना डांस कंप्लीट कर रही होती है और उसका डांस सभी को बहुत ही पसंद आता है। और उसकी मॉम भी बहुत ही इम्प्रेस होकर सोचती है कि ये सच में उनकी बेटी है। तभी वो वैसे ही डांस कर ले रही है जैसा कि वो करती थी और उन्होंने अपनी बेटी को सिखाई थी। फिर शाओ का डांस कंप्लीट होता है और सभी उसके लिए ताली हो जाते हैं और उसकी मॉम जल्दी से स्टेज पर उससे मिलने जाती है और शाओ को जल्दी से हक करती है कि उन्हें अपनी बेटी मिल गई। शाओ भी बहुत ही खुश होती है कि 18 साल बाद फाइनली उसे उसकी मॉम मिल गई। अब तभी इतने में शाओ की मॉम शाओ के पैर की चोट देख लेती है और सभी ऑडियंस भी देख लेते हैं कि स्टेज के ऊपर किसी ने कांच फेंका हुआ है। सभी बातें करने लग जाते हैं कि आखिर ये किसने किया होगा, उसके अंदर सच में बिल्कुल इंसानियत नहीं। फिर फूशन शाओ को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने करता है और तभी जीहाओ और उसकी मॉम मिलकर लिन के साथ यहाँ से भागने वाले होते हैं, पर हान इन लोग को देख लेता है और अपने गार्ड से कहकर इन लोग को पकड़ने का ऑर्डर देता है। तो जीहाओ की मॉम तुरंत ही कहने लगती है कि हमने कुछ भी नहीं किया है। लिन कहती है कि जरूर ये सब शाओ ने सिंपैथी पाने के लिए एक्टिंग की है और फिर लिन शाओ की मॉम को रोने की एक्टिंग करते हुए दिखाते हुए कहती है कि असली वो है और उसने फेक टैटू भी बनवा के लाई होती है जो कि इन लोग को दिखाने लगती है और प्रूफ कर रही होती है कि वो ही असली वाली है। फिर ये शाओ की मॉम को इतना इमोशनल कर देती है कि वो इस पर यकीन कर लेती है कि असल में यही उनकी बेटी है। पर तभी इतने में फूशन शाओ को बैंडेज करवाने के बाद यहाँ पर ले आता है और शाओ लिन को चिल्लाती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे एक्टिंग कर ले रही हो जबकि तुमने मेरे साथ ये सब किया। और फिर शाओ फूशन की मदद से इन लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखा देती है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि कैसे इन दोनों ने मिलकर शाओ के पैर की चोट पहुंचाई। ये देखने के बाद शाओ की मॉम तो रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर मैंने तुम पर कैसे बिलीव कर ली थी, तुमने तो मेरी बेटी को चोट पहुंचाई हो। शाओ की मॉम ये जानने के बाद इन लोगों को चिल्लाती है कि आखिर वो लोग इसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर लिन जल्दी से जीहाओ के ऊपर अपना सारा नाम डालने लगती है कि उसी ने उसे ये आइडिया दिया था। तो जीहाओ इसे एक स्लैप लगाता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकती हो, तुम खुद ही मेरे साथ मिली हुई थी। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। तो शाओ की मॉम इन लोग को चिल्लाती है और कहती है कि तुम लोग को एक्टिंग करने का बहुत शौक है ना, तो अब तुम लोग सिर्फ एक्टिंग ही करोगे। और अब ये अपने गार्ड्स को बुलाकर इन सभी को अरेस्ट करने का कहती है। फिर गार्ड्स इन लोगों को पकड़ के नील डाउन करवाते हैं और फिर शाओ की मॉम इन लोग के पास कांच गिरा देती है और इन लोगों को अच्छे से नील डाउन होकर माफी मांगने के लिए कहती है। फिर ये सभी अपने आप को स्लैप मारते हुए शाओ से माफी मांगते हैं कि उन लोगों ने उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किए। फिर शाओ अपनी मॉम और अपने सारे अंकल के साथ यहाँ से चली जाती है और लिन बहुत ही गुस्से में सोचती है कि अब वो शाओ से बदला लेगी और उसे नहीं छोड़ेगी। तभी इतने में यहाँ पर लिन को भी उसकी असली फैमिली लेने के लिए आ जाती है और लिन को पता चलता है कि वो भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये बड़ी खुश जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ की मॉम उसे अपने घर लेके जाती है और उसका वेलकम करवाती है। शाओ तो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही सरप्राइज होती है और अपनी मॉम से कहती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ। फिर उसकी मॉम उसे प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट और कंपनी की सील दे देती है ताकि वो अब से पूरी ग्रुप को हैंडल करे और बताती है कि नेक्स्ट मंथ ही उसके लिए पार्टी रखी जाएगी जहां पर उसकी इनहेरिटेंस अनाउंस होगी। तभी शाओ एक प्लान सजेस्ट करती है कि वो अभी के लिए एक फेक न्यूज वायरल करवाना चाहती है कि वो असल में फू फैमिली की है ही नहीं, ताकि इस बारे में लिन को पता चले। फिर उस इवेंट के लिए फूशन तुरंत ही शाओ के लिए एक ड्रेस ऑर्डर करवाता है, वो भी बहुत ही महंगी वाली। तभी फूशन को उसका असिस्टेंट कहता है कि आखिर वो कब तक फू फैमिली में रहने वाला है जबकि वो तो खुद ही बहुत ही ज्यादा रिच है। तो फूशन कहता है कि इस बारे में वो बाद में बात करेगा और फिर वो शाओ को लेकर उसकी ड्रेस लेने जाता है। शाओ से कह रही होती है कि अंकल थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे अंकल बोलने की जरूरत नहीं है, पर तभी शाओ को छींक आती है इसलिए वो ये सुन नहीं पाती और कहती है कि आपने क्या कहा। फूशन इसे फिर से नहीं कहता और फिर उसे अपने कोट से कवर कर देता है और कहता है कि जाओ तुम अपना ड्रेस ले लो। फिर शाओ ड्रेस शॉप में आकर अपने ड्रेस को मंगवाती है। तभी इतने में हम यहाँ लिन और जीहाओ और उसकी सिस्टर को देखते हैं जो कि ड्रेस शॉप के बाहर से गुजर रहे होते हैं और लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि वो तो रिच फैमिली की डॉटर निकली, लेकिन शाओ असल में फू फैमिली की है ही नहीं।
और यानी कि वो अभी भी गरीब है। ये सोचकर ही बहुत ही खुश हो रही होती है। तो जीहा और उसकी सिस्टर इसकी तारीफ करते हैं कि आखिर उसका कंपैरिजन कौन कर ही सकता है। अब तभी ड्रेस शॉप में एक ड्रेस यहाँ पर लिन को पसंद आती है और वो कहती है कि जाओ मेरे लिए खरीद के लेकर आओ। और तभी ड्रेस शॉप में लिन यहाँ पर शाओ को देख कर कहती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर ये लोग शॉप में आकर शाओ की मजाक उड़ाते हैं कि आखिर वो इतना महंगा ड्रेस कैसे अफोर्ड कर सकती है। और फिर लिन स्टाफ से कहती है कि इस ड्रेस को मैं खरीदूंगी क्योंकि ये लड़की तो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो शाई से बताती है कि ये ड्रेस स्पेशली मेरे लिए बनाई गई है, तो ये ड्रेस तुम्हें नहीं आने वाली। पर लिन को यकीन नहीं होता और वो जल्दी से इस ड्रेस को ट्राई कर लेती है। तो इसे ये ड्रेस बहुत ही टाइट आती है, पर ये फिर भी इस ड्रेस को खरीदने की बात करती है। तभी यून भी अपने लिए ड्रेस चूज कर लेती है। और फिर जब स्टाफ इन लोग को उस ड्रेस का प्राइस बताती है तो लिन शॉक हो जाती है कि इतने पैसे अब वो कहाँ से देगी। फिर वो अपना कार्ड देती है, पर उस कार्ड में इतने पैसे होते ही नहीं। फिर लिन को ड्रेस वापस करना पड़ता है और उसकी बेइज्जती हो जाती है। और फिर ये शाओ से कहती है कि लेकिन तुम्हारे पास भी इतने पैसे नहीं होंगे जो तुम इतना महंगा ड्रेस अफोर्ड कर पाओ। तो शाओ इस ड्रेस को खरीदने के लिए अपना कार्ड देती है। और फिर स्टाफ जैसे इस कार्ड को देखती है तो उसकी तारीफ करती है कि ये तो सिर्फ रिच लोगों के पास रहता है। तो लिन कहती है कि आखिर ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे, ये तो शहर के रिचेस्ट मैन का कार्ड है और ये तुम्हारा नहीं हो सकता। अभी इतने में फुशन यहाँ पर आकर बताता है कि ये कार्ड उसने शाओ को दिया है। लिन यहाँ पर फुशन से कहने लगती है कि मिस्टर फुशन, आप इस लड़की से फूल मत बनो। अब तो आप लोग को पता भी लग गया होगा कि ये आप लोग की फैमिली से बिलोंग ही नहीं करती है, तो आप इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। तभी जीहा कहता है कि मुझे पता है शाओ कितनी शाओ तुम कितनी चालाक हो कि तुम अपने लुक से मिस्टर फुशन को फंसा के रखी हो। ये सुनकर फुशन हंसने लग जाता है और फिर वो जैसे कुछ बोलने जाता है तो शाओ इसे रोकती है और जीहा को एक स्लैप लगाती है और उसे चिल्लाती है कि एक तो तुमने मेरी सिस्टर के साथ मिलकर मुझे चीट किया और मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जीहा और लिन को पकड़ के यहाँ से बाहर लेके जाते हैं। और फुशन शाओ की तारीफ करता है कि तुम तो अब सच में बड़ी हो गई हो। फिर फुशन यहाँ पर शाओ को एक नेकलेस गिफ्ट करता है तो वो इसे थैंक यू अंकल कहती है। तो फुशन फिर से कहता है कि मैंने बोला ना कि मुझे अंकल बोलने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद फुशन शाओ को लेकर घर आ जाता है और फिर शाओ यहाँ पर अपनी डैड से मिलती है जो कि बिजनेस ट्रिप से वापस आए होते हैं। और वो शाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि बचपन में ही शाओ किडनैप हो गई थी, जिसके बाद इन लोगों ने उसे काफी ढूंढे थे पर वो नहीं मिली थी। फिर हम देखते हैं कि शाओ की कंपनी इनहेरिटेंस करने की पार्टी होती है जहाँ पर लिन और उसकी फैमिली भी आए होते हैं। पर जब ये अनाउंस होता है कि शाओ असल में फू फैमिली की वारिस है तो ये जानने के बाद लिन काफी ज्यादा शॉक होती है और उसके ऊपर काफी इल्जाम लगाने लगती है। पर शाओ अपने आप को प्रूफ कर ही देती है कि वो सच में फू फैमिली की है। और फिर शाओ लिन के डैड के साथ अपनी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देती है। और फिर लिन की पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाते हैं और उसके डैड उसे चिल्लाते हैं कि उसके आते ही वो तो अनलकी हो गए। असल में लिन के डैड का शाओ के डैड के साथ झगड़ा पहले से ही होता है और उन्होंने ही बचपन में शाओ को किडनैप करवाए थे इन लोगों से बदला लेने के लिए। इसलिए ये लोग लिन के डैड को अरेस्ट करवा देते हैं और लिन ने भी शाओ के ऊपर इतने इल्जाम लगाई होती है, इसलिए उसे भी अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर शाओ की मॉम डैड बहुत ही खुश होते हैं कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और फिर शाओ अपनी कंपनी हैंडल करने लग जाती है और शाओ अब अपनी रियल आइडेंटिटी पे अपनी लाइफ जीती होती है और बहुत ही खुश होती है। तभी यहाँ पर फुशन इससे मिलने आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अभी एक चीज तो बताया नहीं। और फुशन शाओ को बताता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारा रियल अंकल नहीं हूँ। ये सुनकर शाओ तो शॉक हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।